हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास के अंदर बीएससी फाइनल ईयर के जो मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर है रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, तो अपने उस पेपर से बात करते हैं। आज हम यहाँ पे रिंग थ्योरी जो अपनी फर्स्ट यूनिट है पेपर थर्ड की, जो बीएससी फाइनल ईयर के अंदर मैथमेटिक्स का सेक्शन है, उसके अंदर जो पेपर है पेपर फर्स्ट इसमें मैथ्स के अंदर तो कौन सा पेपर है स्टूडेंट्स? रिंग थ्योरी प्लस में लीनियर अलजेब्रा। दो बुक्स लगती है स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में दो यूनिट अपने रिंग थ्योरी में है। रिंग थ्योरी की जो बुक है उसके अंदर है और लीनियर अलजेब्रा में अपने पास 3 यूनिट्स है। तो टोटल 5 यूनिट्स इस प्रकार से बढ़ी हुई है स्टूडेंट इस पेपर के अंदर। तो इस पेपर में आज हम बात करते हैं रिंग थ्योरी की, जो अपनी फर्स्ट यूनिट है इस पेपर की, फर्स्ट पेपर की। और जितने भी एमजीएसयू यूनिवर्सिटी से संबंधित स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट मंडे से कॉलेज सभी के ओपन हो गए, प्रैक्टिकल क्लासेस सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के भी। तो फाइनल ईयर की जो भी स्टूडेंट है अपने जो प्रैक्टिकल क्लासें हैं वो अपने टीचर से मिलकर वो प्रैक्टिकल क्लासें कंडक्ट करने पर विचार करें। और जितने भी बीकानेर सिटी के अंदर स्टूडेंट है उनके लिए कहना चाहूंगा कि ऑफलाइन बेच इस कोचिंग जागृति एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो व्यास क्लासेस के पास में गिलानी के अंदर है, वहाँ पे ऑफलाइन बेच चल रहे हैं स्टूडेंट। सेकंड पेपर चल रहा है मैथमेटिक्स का, तो आप ज्वाइन हो सकते हो। और रही बात कई स्टूडेंट जो बीकानेर सिटी से बाहर है, बीकानेर क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया है, आप वहां से वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और वहां पे मैंने फिजिक्स और मैथ्स दोनों के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और फाइनल के फिजिक्स और मैथ्स की क्लासें वहां कंडक्ट की है बहुत ही कम प्राइस के अंदर। तो आप वहां से वो क्लासें ले सकते हो, वो कोर्स आपके पास अवेलेबल है। और एमएससी प्रीवियस और फाइनल की मैंने क्लासें भी वहां पे प्रोवाइड करवाई है, आपको कोर्स प्रोवाइड करवाया बहुत ही मिनिमम रेट के अंदर, जो बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर आपको प्रोवाइड हो रहा है। तो स्टूडेंट और अपने जितने भी क्लासमेट हैं उनको सबको ऐप के बारे में बताएं। और जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे कंटिन्यूअसली बने हुए हैं अपने चैनल के साथ, वो चैनल को शेयर कीजिए अपने क्लासमेट को, जिससे और जो नए व्यूअर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि जैसे ही नई क्लास अपलोड हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज बात करते हैं हम रिंग थ्योरी की। तो स्टूडेंट रिंग थ्योरी क्या होती है, मैं थोड़ा फ्लैशबैक में चलता हूँ। अपन ने बीएससी फर्स्ट ईयर में रिंग थ्योरी से रिलेटेड कहीं बहुत पढ़ा था। ग्रुप थ्योरी में सर जी ये तो ग्रुप थ्योरी तो हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए, तो ये ग्रुप थ्योरी के अंदर है। तो इसके अंदर क्या होगा, तो पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की ग्रुप थ्योरी की। तो ग्रुप थ्योरी क्या आती है स्टूडेंट? जो समूह सिद्धांत कह दो उसको, समूह सिद्धांत या ग्रुप थ्योरी। तो समूह सिद्धांत या ग्रुप थ्योरी के अंदर स्टूडेंट सबसे पहले बात आती है ग्रुप की। ग्रुप क्या होता है? तो स्टूडेंट हमारे पास एक बीजीय निकाय था जी स्टार, वो एक ग्रुप कहलाता था। कब कहलाता था? तब उसमें कुछ प्रतिबंध संतुष्ट होते थे। पहला प्रतिबंध था जीवन, जो हम शास्त्रीयता कहते थे। स्टाफ संख्या बाइनरी ऑपरेशन था जिसके लिए वो क्लोज होता था। तो शास्त्रीयता के लिए हमें 2-3 अवयव की जरूरत होती थी। स्टूडेंट मैं सिर्फ यहाँ पे आपको रिकेप कर रहा हूँ जिससे कि अपने को जैसे ही अपन रिंग थ्योरी पढ़े तो जनरली अपने को याद आ जाए। जहाँ पे ये तीनों अवयव किसके होने चाहिए? एबीसी ग्रुप के होने चाहिए। फिर अपने पास दूसरी कंडीशन थी तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो तत्समक अवयव क्या होता था स्टूडेंट? ए स्टार ई या ई स्टार ए इक्वल टू ए, यानी कि उस अवयव से संक्रिया करने पे कोई भी डिफेक्ट नहीं पड़ता था प्रत्येक ग्रुप के अवयव के। तो यहाँ पे अपने जो ई था वो तत्समक एलिमेंट होता था। फिर बात आती थी थर्ड, प्रतिलोम अवयव। तो प्रतिलोम अवयव क्या होते थे स्टूडेंट? कि अपने पास प्रत्येक अवयव जी के अंदर है तो उसके लिए इनवर्स एलिमेंट भी जी में होना जरूरी था।
जिसमें सबसे इस प्रकार से वो विद्यमान होते थे, किस प्रकार से कि ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू तत्समक आता था आइडेंटिटी एलिमेंट या ए इनवर्स स्टार ए। तो इन दोनों फिंगर लेफ्ट और राइट करने पे ही अपने पास प्रतिलोम इनवर्स जो एलिमेंट है प्रतिलोम अवयव थे वो अपने को प्राप्त होते। जब ये तीनों कंडीशनें अपनी सेटिस्फाई हो जाती थी जी के लिए तो हम कह देते थे जी स्टार संक्रिया के लिए एक ग्रुप है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपने ग्रुप की बात हो जाती थी, लेकिन अब बात करते हैं, फिर हम बात करते थे आबेलियन ग्रुप के लिए। तो ग्रुप में आबेली ग्रुप, आबेली ग्रुप की बात करते हैं तो देखो मैं यहाँ शॉर्ट में सीधा सा बता रहा हूँ। आबेली ग्रुप जी स्टार होता था कि जो ग्रुप का नाम आते ही आता था कि ये तीनों कंडीशनें पहले लग रही है। तो अपने पास एक नई कंडीशन हो जाती थी यदि उसमें G4 जो अपनी कंडीशन थी क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता की कंडीशन लागू हो जाती। क्रम विनिमयता की कंडीशन A स्टार B इक्वल टू B स्टार A, जहाँ पे A और B दोनों ही C के एलिमेंट होने चाहिए। तो यानी यह कंडीशन लग जाती थी तो वो अपना बन जाता था आबेली ग्रुप। तो जी स्टार एक आबेलियन ग्रुप कहलाता था, या क्रम विनिमय ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप कह सकते थे इसको। तो ये तो अपने बीएससी फर्स्ट ईयर की बात हुई थी जिसमें अपन ने आराम से किया था इसको। अब आज बात करते हैं अपन पहले पेपर बीएससी फाइनल ईयर के लिए। तो बीएससी फाइनल ईयर के लिए देखो आज बात कर रहे हैं जो अपना पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट में मैं सबसे पहले बात करता हूँ यूनिट फर्स्ट की। जो यूनिट फर्स्ट है वो अपनी नाम से ही जो पेपर का नाम है रिंग थ्योरी से रिलेटेड है। तो रिंग थ्योरी से रिलेटेड अपन सवाल करते हैं। तो सबसे बात आती है कि रिंग या वलय होती क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले पेपर शुरू करने से पहले इसका मीन क्या है वो हम देखते हैं कि हकीकत में होता क्या है। तो देखो इसके लिए यदि किसी एक नॉन एम्प्टी समुच्चय R में परिभाषित डिफाइंड दो द्विआधारी बाइनरी संक्रियाओं कौन कौन सी, पहली योग जो अपने एडिटिव ऑपरेशन होता है एवं गुणा, गुणा कह सकते हो कहीं गुणन मल्टीप्लस या मल्टीप्लिकेशन कौन सी सिंबल होता है, क्रॉस कह सकते हो या उसको डॉट लिख सकते हैं, से युक्त बीजीय निकाय अलजेब्रिक सिस्टम कौन सा होगा स्टूडेंट, आर प्लस डॉट, क्रॉस लिख दो या डॉट लिख दो। रिंग या वलय कहलाता है, रिंग या वलय कहलाता है यदि अपने पास कुछ प्रतिबंध होते हैं R1। पहला प्रतिबंध एक्सियोम्स है वो संतुष्ट करना चाहिए, कौन सा कि R है वो प्लस के लिए एक आबेली ग्रुप है। तो हमने अभी आबेली के लिए प्लस के लिए स्टार संक्रिया के लिए अभी चार कंडीशन देखी, तो वो चार कंडीशन प्लस ऑपरेशन के लिए प्लस संक्रिया के लिए लागू होना चाहिए। फिर बात आती है अपनी दूसरे नंबर पे R डॉट के लिए या क्रॉस संक्रिया के लिए एक सेमी ग्रुप या साम्य समूह, साम्य समूह कह सकते हो आप या सेमी ग्रुप भी बोल सकते हो इसको। सेमी ग्रुप इसका मतलब केवल और केवल डॉट संक्रिया के लिए या जो अपने पास है डॉट संक्रिया डॉट ऑपरेशन उसके लिए ओनली फोर्स शास्त्रीयता लागू हो और कुछ ही लागू नहीं हो, तत्समय प्रतिलोम इनवर्स कम्यूटेटिव कुछ भी लागू नहीं हो, ओनली पर शास्त्रीयता लागू हो तो अपना सेमी ग्रुप हो जाता है। थर्ड बात आती है R में
बंटनता, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लागू। तो स्टूडेंट ये तीन कंडीशन है, यदि r प्लस डॉट के अंदर ये तीनों कंडीशन लागू हो जाती है तो r प्लस डॉट आएगा अपने पास रिंग या वलय कहलाता है। तो ये कंडीशन इस प्रकार से होती है। अब स्टूडेंट कंडीशनों को अपन विस्तार से समझते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इनको। देखो किस प्रकार होगा। तो देखो कोई बीजीय निकाय r प्लस डॉट एक रिंग या वलय कहलाता है यदि। अब देखो कब कब कहलाता है। पहली कंडीशन है अपने पास स्टूडेंट r प्लस एक आबेलिक ग्रुप है। तो आबेलिक ग्रुप के लिए कौन कौन सी कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन होती है, फर्स्ट संक्रिया प्लस फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, सात्रियता। तो स्टूडेंट सात्रियता कौन सी होती है, प्लस के लिए तीन एलिमेंट की अपने को। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, जहाँ पे आपके तीनों एलिमेंट है a b और c बिलोंग्स टू r। फिर दूसरी कंडीशन चाहिए फर्स्ट ऑपरेशन की सेकंड कंडीशन, यानी कि तत्समक अवयव। स्टूडेंट तत्समक अवयव कह सकते हो, आपके पास ऑपरेशन प्लस का है तो इसमें जीरो एलिमेंट भी कह सकते हैं, शून्य अवयव। कौन सा होना चाहिए, जीरो। आपके पास जीरो r के अंदर इस प्रकार से होना चाहिए, सच दैट इक्वल टू a जीरो प्लस a प्रत्येक r के अवयव के लिए। तो ये अपने पास जीरो होगा, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। स्टूडेंट इस प्रकार लिख सकते हो, या सच दैट लिखता हूं। फिर अपने पास थर्ड कंडीशन आती है। थर्ड कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट, थर्ड कंडीशन प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव कर दो, या प्लस की संक्रिया है, योग की संक्रिया है, तो योज्य प्रतिलोम भी कर सकते हैं स्टूडेंट, एडिटिव इनवर्स। तो योज्य प्रतिलोम प्रत्येक a belongs to r के लिए there exists minus a belongs to r। इस प्रकार से है स्टूडेंट। देखो कि माइनस a प्लस a, तो आपके पास जीरो एलिमेंट आना चाहिए, या a प्लस माइनस a करते हो तो जीरो एलिमेंट आना चाहिए। फिर बात आती है अपने आबेली के लिए है, इसका मतलब चौथी कंडीशन होगी क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता में क्या होगा, कोई भी दो अवयव होंगे a प्लस b, तो ये होना चाहिए b प्लस a, जहाँ पे ये दोनों अवयव a और b किसके अवयव होने चाहिए, r के अवयव होने चाहिए स्टूडेंट। तो ये अपने पास हो गया पहली कंडीशन। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन के लिए, r2 के लिए क्या है, r डॉट एक सामने समूह। साम्य समूह है, तो साम्य समूह का मतलब केवल और केवल दूसरी संक्रिया के लिए पहली कंडीशन लागू होनी चाहिए, ओनली फॉर सात्वियता। तो सात्वियता में क्या होता है स्टूडेंट, a डॉट b डॉट c, तो a डॉट b डॉट c, जहाँ पे ये तीनों एलिमेंट किसके होने चाहिए, a b और c बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे अपने पास सात्वियता लागू हो जाएगी, तो ये साम्य समूह हो जाएगा। तीसरी अपने पास कंडीशन आती है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बंटनता। तो ये बंटनता किस प्रकार होगी स्टूडेंट, तो बंटनता के लिए दो प्रकार की बंटनता होती है। एक होती है वाम बंटनता, लेफ्ट साइड का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इस प्रकार का होता है। तो इसके लिए अपने को तीन अवयव चाहिए बंटनता के लिए, तीन a b c बिलोंग्स टू r के लिए। तो क्या होगा इसके लिए, लेफ्ट बंटनता में a डॉट b प्लस c इक्वल हो जाएगा a b
बंटलता, दक्षिण बंटलता, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बंटलता। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसके लिए b प्लस सी और राइट हैंड साइड से a का मल्टीपल होगा तो ba प्लस ca। तो इस प्रकार से ये विस्तार से हमने समझ लिया कि कौन सा नियम किस प्रकार से लगेगा। तो हमारे पास वो जो r प्लस डॉट होगा वो एक रिंग हो जाएगी स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हम इस डेफिनेशन को क्लियरली समझ सकते हैं। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आते, एक दो बार वीडियो को वापस आप देख करके देख सकते हो। इजीली बहुत सिंपल है, ये डेफिनेशन समझ में आती है। अब बात आती है कि रिंग के प्रकार कौन कौन से हैं स्टूडेंट। तो रिंग के प्रकार की बात करते हैं स्टूडेंट। देखो टाइप्स ऑफ रिंग या रिंग के प्रकार, कौन कौन से प्रकार की रिंग होती है। तो स्टूडेंट पहली रिंग होती है तत्सम की रिंग या तत्सम की वलय, आइडेंटिटी रिंग। तो ये कौन सी होती है स्टूडेंट, आइडेंटिटी कह सकते हैं या रिंग विद यूनिटी कह सकते हैं। यूनिट अवयव है तो हम लिखेंगे यदि किसी वलय, वलय या रिंग का नाम आ गया, इसका मतलब जो हमने अभी डिस्कशन किया था उन कंडीशन का, एग्जाम्स का, प्रतिबंध का, तो वो ऑटोमेटिकली इस आर के लिए वेल सेटिस्फाइड हो गए। तो आर प्लस डॉट में गुणात्मक संक्रिया का तत्समक कौन सा होता है, ई लेते हैं, विद्यमान हो तो इसे तत्सम की वलय कहते हैं। तो इसका मतलब कौन सी, पहले की जो कंडीशन लग रही थी गुणन संख्या में, ये कंडीशन लग चुकी थी शास्त्रीयता की। तो ये अपने पास सेकंड कंडीशन, सेकंड संक्रिया की सेकंड कंडीशन यानी कि तत्समक अवयव की होगी, या अपन इकाई अवयव भी बोल सकते हैं क्योंकि गुणन संक्रिया है तो उसकी आइडेंटिटी इकाई अवयव कहलाती है। इस प्रकार होगा कि a डॉट e इक्वल टू e डॉट a, एवरी एलिमेंट ऑफ आ। इसी प्रकार अपने बात आती है, सेकंड होती है क्रम विनिमयी वलय, क्रम विनिमय वलय। तो स्टूडेंट नाम में पता है कि जिसमें क्रम विनिमयता लागू हो जाए, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, यदि किसी वलय आर प्लस डॉट में गुणात्मक संक्रिया क्रम विनिमय हो तो इसे क्रम विनिमय वलय कहते हैं। जैसे अब अपने पास कंडीशन कौन सी, दूसरी संख्या की तीसरी कंडीशन होगी ये, तो ये क्या हो जाएगी, क्रम विनिमयता जो हम a डॉट b बराबर b डॉट a लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b दोनों एलिमेंट बिलोंग्स टू r होता है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये अपने टाइप्स ऑफ रिंग्स होता है स्टूडेंट। बहुत बार डेफिनेशन पूछी जाती है। अब बात करते हैं इससे रिजल्टेड क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो देखो तो स्टूडेंट अब देखो इससे रिलेटेड अपने को प्रॉब्लम्स किस प्रकार की आती है। तो हम एक थ्योरम लेते हैं, बहुत ही छोटी सी थ्योरम है स्टूडेंट। देखो जो फर्स्ट थ्योरम है अपने कोर्स की, देखो किसी रिंग आर में किन्हीं अवयव ए बी सी के लिए
ए बी सी के लिए। तो अपने पास देखो कौन कौन से अपने को दे रखे हैं जो हमें प्रूव करने हैं। ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो डॉट ए इक्वल टू जीरो। बी दे रखा है हमें ए माइनस बी इक्वल टू माइनस का ए बी इक्वल टू माइनस ए डॉट बी। सी पार्ट दे रखा है स्टूडेंट माइनस ए माइनस बी इक्वल टू ए। डी पार्ट दे रखा है स्टूडेंट ए बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस एस। ई पार्ट दे रखा है बी माइनस सी डॉट ए इक्वल टू बी ए माइनस सी। तो स्टूडेंट ये हमें एक छोटा सा सवाल दिया, कई स्टूडेंट क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं कि इतना छोटा सवाल है देंगे थोड़ी, लेकिन कई बार परीक्षा के अंदर ये दे दिया जाता है। अपना जैसे ही पेपर शुरू होता है फर्स्ट यूनिट के जैसे ही सवाल आता है, कई बार पहला सवाल ही उनमें से कुछ एक प्रतिबंध होता है वो संतुष्ट कराने के लिए दे देते हैं, फिर स्टूडेंट इसको छोड़ के चला जाते हैं छोटा सा सवाल मान के, और फिर उसके बाद में अपनी दिक्कत हो जाती है उसको करें तो कैसे करें। तो स्टूडेंट क्या करता है डायरेक्ट करके आ जाता है। डायरेक्ट नहीं करना है क्योंकि अपने कोर्स में पेपर का नाम ही रिंग थ्योरी है, तो रिंग थ्योरी के जो नियम है उनको लगाते हुए इसको करना होगा। इसमें कौन कौन से नियम यहाँ सेटिस्फाई हो रहे हैं उनको करते हुए करना होगा स्टूडेंट। तो ये कतई गलती नहीं करें, एक बार जरूर करें। और सभी स्टूडेंट से मैं एक बात शुरू से कहता आया हूँ कि आप जब भी कोई सी भी क्लास लेते हो, चाहे यूट्यूब पे ले रहे हो, चाहे आप चैनल पे ले रहे हो, चाहे ऑफलाइन ले रहे हो, पेन और पेपर हमेशा साथ रखें गणित में, क्योंकि मैं शुरू से कहता हूँ और अपनी मैथ सब्जेक्ट एक ऐसा है जो कहता है कि जब पेन आपके हाथ पे पेपर पे चलता है तो दिमाग डबल गति से दौड़ता है स्टूडेंट। तो पेन पेपर साथ में होना चाहिए। मैथ की पहली कंपल्सरी शर्त है, आवश्यक शर्त है वो यही है कि आपके पास पेन पेपर होना चाहिए और उससे आप नोट्स बनाते रहो, क्योंकि परीक्षा के टाइम अपने को नोट्स ही काम में आते हैं, कोई भी क्लास काम में नहीं आती। ऑफलाइन क्लास है तो वो टीचर नहीं होता, ऑनलाइन अपने पास क्लास है किसी ऐप में तो अपन कितनी दबाव देखेंगे, ठीक है। तो नोट्स जरूरी होते हैं, तो आप नोट्स बनाते रहो, क्योंकि मेरे पास ये जगह भी कम है तो मैं इरेज भी करूंगा कुछ सवाल। तो अब देखो हम किस प्रकार से इसको प्रूव करते हैं। तो देखो मैं पहला सवाल प्रूव करूंगा। तो ए, तो ए प्रूव करना है अपने को ये, तो मैं यहाँ देखो लेता हूँ, क्योंकि हमें पता है किसी भी अवयव के अंदर कोई जीरो एलिमेंट जोड़ा जाए तो आंसर वही एलिमेंट वापस आता है, शून्य एलिमेंट। देखो तो अब मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से स्टूडेंट देखो यहाँ से ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको लेफ्ट साइड से एक की मल्टीपल कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए डॉट। अब मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देता हूँ लेफ्ट साइड का, तो ए डॉट बी ए डॉट जीरो इक्वल टू ए डॉट बी का जीरो। जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ रख दिया। यहाँ पे अपना नियम हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिलेशन लो, ए बी से ए बी लेफ्ट साइड का है तो हमारे पास ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो, समीकरण संख्या ए। मैं यहाँ लिख देता हूँ नियम। फिर बात आती है उन्हें वापस लेते हैं, यही चीज मैं वापस लेता हूँ, तो यहाँ पे b प्लस जीरो इक्वल टू जी। इस बार मैं लेफ्ट साइड से की बजाय राइट साइड से a की मल्टीपल करता हूँ, तो b प्लस जीरो a इक्वल टू b। तो स्टूडेंट देखो इस बार, तो फिर यहाँ पे फिर आप राइट साइड की डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दो, a b डॉट a प्लस जीरो डॉट a इक्वल टू b डॉट a प्लस जीरो। यहाँ मैंने राइट हैंड साइड का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया R3 2। तो यहाँ पे फिर अपन कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे, तो जीरो डॉट a इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 2। कौन सा नियम लगाया है स्टूडेंट, कैंसिलेशन लॉ, यानी कि इन्वर्स नियम लगा दिया आपने। तो ये नियमों का देखो ये छोटा सा सवाल है, कोई भी छोटी क्लास का भी कर सकता है, आपने 8 9 में भी किए होंगे, लेकिन यहाँ जो इन नियमों को लगाते हैं, क्योंकि अपने को मैथ में शार्पनेस चाहिए, टीचर अपने से शार्पनेस मांगता है ना कि ये सिखाने से, क्योंकि अपन ने छोटी क्लास में भी ये किए हैं, तो हमें उन नियमों का उन क्लासों में पता नहीं था, यहाँ पे पता है तो उसको डिस्क्राइब करते रहे, तो उससे अपने को टीचर पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो देखो यहाँ समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a डॉट जीरो इक्वल टू जीरो डॉट a इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट देखो इस प्रकार से ये सोल्व हो जाएगा।
देखो कोई भी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना है, यदि वो पेन पेपर नहीं लेके बैठा है तो आप ले सकते हो, और यदि पेन पेपर लेके बैठे हो तो सबसे अच्छी बात है। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो तो इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट के अंदर ये कह रहा है माइनस प्लस बी से करते रहो। तो हम देखो इसका बी पार्ट लेते हैं, तो ए पार्ट से हमें पता है क्योंकि ए को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। मैं लिखता हूँ ए पार्ट से पार्ट ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 है तो स्टूडेंट ए माइनस बी प्लस बी इक्वल टू 0। हमें पता है कोई एलिमेंट बी है तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी एडिटिव इनवर्स उस रिंग के अंदर ही होता है, ये हमें अभी पता है क्योंकि ऑब्जेक्ट करके आया है तो इनवर्स एलिमेंट। अब मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाता हूँ माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपने पास कौन सा नियम हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, लेफ्ट साइड से हुआ आर थ्री वन। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ माइनस का ए डॉट बी इक्वल टू ए माइनस का बी। क्यों क्यों लिख सकते हैं कि यदि अपने पास a प्लस बी इक्वल टू 0 होता है तो हम लिखते हैं माइनस ए इक्वल टू बी, क्योंकि b है वो a का एडिटिव इनवर्स है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये दोनों का योग 0 था, इसका मतलब मैंने इसका माइनस लिखा, ये इसके बराबर हो गया। इस प्रकार ये अपने पास समीकरण एक आ गया। पुनः वापस करते हैं, इस बार मैं ए पार्ट से ये कंडीशन ले लेते हैं अपने पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो बहुत ही इजी सा है, ये ए पार्ट से लिया हुआ है तो मैं लिखूंगा ए से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस का बी ए इक्वल टू 0। फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दूंगा स्टूडेंट माइनस बी, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं लगा सकते स्टूडेंट क्योंकि हमें माइनस ए करना है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ माइनस ए रखना है अपने को, तो यहाँ पे 0 डॉट बी इक्वल टू 0, तो ए से आया वो भी, तो यहाँ पे मैं माइनस ए प्लस का ए इक्वल टू बी इक्वल 0। तो यहाँ पे फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे स्टूडेंट माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो जैसे हम यहाँ करके आए थे वैसे यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ए बी इक्वेशन 2। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या आ गया स्टूडेंट, a माइनस बी इक्वल टू माइनस का ए बी इक्वल टू माइनस ए डॉट, ये हमें प्रूव करना था तो हमने देखो इस प्रकार से इसको प्रूव कर दिया स्टूडेंट। देखो बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान से देखना है स्टूडेंट। अब बात करते हैं हम अगले सवाल को लेकर सी को, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, किसी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी कि सी पार्ट। तो सी पार्ट क्या है, देखो माइनस ए माइनस का बी। तो यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ ए को माइनस का कांस्टेंट रखते हैं तो ये हो जाता है ए माइनस का बी। कहाँ से आ गया स्टूडेंट, ये हमारे पास बी पार्ट से आ गया, बी पार्ट से। तो बी पार्ट से क्या हो जाएगा, अब देखो फिर पुनः वापस बी पार्ट होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का ए बी। तो माइनस का ए बी हो गया, तो हमें पता है ये प्लस का ए बी हो जाता है, क्यों, क्योंकि प्रत्येक अवयव x का रियल डिग्री हो तो माइनस माइनस एक्स होता है वो x होता है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया माइनस का ए और माइनस का बी होगा तो ये प्लस का ए बी बन जाएगा, इस प्रकार कर सकते हैं। अब मैं इसी के साथ डी सेक्शन की भी बात करता हूँ। तो डी सेक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो बहुत ही इजी सा है, ध्यान से देखना है, कुछ ज्यादा डिफेक्ट नहीं है। तो डी सेक्शन हो जाएगा ए बी माइनस। तो स्टूडेंट हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में जैसे आए थे तो अपने टीचर ने बताया था कि हकीकत में जो ऑपरेशंस होते हैं वो बेसिकली फंडामेंटल ऑपरेशन केवल दो ही होते हैं। हम शुरू से लेके आते हैं बोर्ड मास से नियम से कि हमारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड।
ये होता है। लेकिन स्टूडेंट मल्टीपल और जो प्लस होता है वही दो बेसिकली ऑपरेशन होते हैं, और जो माइनस और डिवाइडेशन है ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन के अपोजिट साइन होते हैं, ओनली फॉर, और कुछ ही नहीं होता। जैसे 2 की कहीं मल्टीपल हो रही है तो 2 का डिवाइड हो गया, तो यानी कि कहने का मतलब 1/2 का मल्टीपल हो रहा है वहां पे। यदि 2 कहीं पे ऐड हो रहा है तो -2 वहां सब्सट्रैक्ट होगा, तो इसका मतलब -2 एलिमेंट है वो उसमें ऐड हो रहा है। तो इसी प्रकार हमें माइनस के अनुसार कोई भी संक्रिया नहीं करनी है, तो हम इसको प्लस माइनस का सी इस प्रकार लिखते हैं। अब मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन रो लगा दूंगा, देखो तो क्या हो जाएगा, a डॉट b प्लस a माइनस का c। यहाँ पे अपने पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन रो लगाया है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब हमने b में देखो ये पार्ट कर रखा है माइनस वाला, तो a b माइनस का a c b पार्ट से। तो इस प्रकार से अपने पास सोल्व हो गया, तो हम लिख सकते हैं a b माइनस c इक्वल टू a b माइनस a। तो इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये अपने पास हुई। अब बात करते हैं ई को सिद्ध करने के लिए। तो देखो मेरे पास ये जगह पड़ी है, मैं यहाँ ई को प्रूव कर देता हूँ। प्रूव है। तो स्टूडेंट ये भी इस प्रकार हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ई में लेफ्ट साइड में बी सी ए। तो वही बात आ गई कि प्लस के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे प्लस माइनस के लिए तो मैं इसको ए बी प्लस माइनस का सी ए इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा सकते हैं, a डॉट b डॉट a प्लस माइनस का c डॉट a। मैंने कौन सा नियम लगाया, राइट हैंड का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, b a माइनस का c a। कहाँ से आया स्टूडेंट, ये हमारे पास b से आ गया, ये माइनस का एक एलिमेंट होता है तो ये माइनस आ जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या प्रूव कर दिया, b माइनस c होगा मल्टीपल a होगा, तो b a माइनस ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने इसके पांचों पार्ट थे वो हमने सोल्व कर दिए हैं। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल और नेक्स्ट डेफिनेशन को लेकर। तो अब देखो स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होगी, नेक्स्ट डेफिनेशन अपने हैं बूलियन रिंग, या हम कह सकते हैं बूलियन वलय। तो बूलियन वलय स्टूडेंट ये क्या हो जाएगी, तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, एक रिंग कौन सी, आर प्लस क्रॉस, क्रॉस लगा दो या डॉट लगा दो, तो बूलियन रिंग या बूलियन वलय कहते हैं यदि इसके सभी अवयव वर्ग सम स्क्वायर सम हो, अर्थात ए स्क्वायर बराबर ए, यहाँ पे एवरी एलिमेंट ए आर। तो स्टूडेंट ये अपने पास कंडीशन लागू होती है, तो अपने पास ये बूलियन वलय हो सकती है। तो यहाँ पे अपने पास पता है कि कोई भी अवयव हो उसका स्क्वायर करने पे वो आना जरूरी है या नहीं है। तो हमारे पास अभी नेचर में जनरली केवल दो एलिमेंट ऐसे हैं, एक तो जीरो है जिसका स्क्वायर करने पे जीरो आता है, और एक अपने पास एक है तो इसका स्क्वायर करने पे एक आता है। अब कई स्टूडेंट कहते हैं गुरुजी -1 भी है, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो डियर स्टूडेंट 1 आ जाएगा, तो ये वर्ग सम नहीं है। तो यहाँ पे केवल वर्ग सम दो एलिमेंट है। तो अपने पास जैसे एग्जांपल पूछे बूलियन वलय का, तो क्या हो जाएगा 0 1 +2 और क्रॉस 2। तो ये अपने पास कोई एक रिंग होगी, तो ये बूलियन वलय होगी, बूलियन वलय। तो अपने को एक आर दे रखा है जिसमें 0 और 1 दो एलिमेंट होंगे, और 2 मोड के लिए प्लस एंड क्रॉस के लिए एक बूलियन वलय होगी या बूलियन रिंग होगी, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव का स्क्वायर ये खुद ही आता है, यानी कि इसके प्रत्येक अवयव
वर्ग सम अवयव है। तो ये यहाँ पे बात आती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट बात के लिए कि शून्य के लिए भाजक वाचक किस प्रकार होता है, शून्य के भाजक किस प्रकार होते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन शून्य के भाजक से। तो भाजक से क्या है, देखो शून्य के भाजक, तो शून्य के भाजक क्या होंगे रिंग के अंदर। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन रह जाएगी, तो अपने पास यदि r प्लस क्रॉस एक क्रम इनमें वलय है या रिंग है। एक ही बात है स्टूडेंट, A belongs to R, योग के सापेक्ष तत्समक अवयव न हो, यानी कि कहने का मतलब ये जीरो एलिमेंट नहीं हो, शून्य अवयव नहीं हो, बस एक आपने को इतना ध्यान रखना है। तथा R के ऐसे शून्यतर यानी कि नॉन जीरो अवयव B का अस्तित्व हो कि A डॉट B, A क्रॉस B जीरो हो, तो इसका मतलब है हो अपने पास A डॉट B दोनों, ना तो ये योग के सापेक्ष शून्य एलिमेंट है यानी कि जीरो है, या R के नॉन जीरो एलिमेंट है, दोनों यानी कि नॉन जीरो एलिमेंट है, फिर भी इनका आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई है इन दोनों अवयवों का, ये जीरो आ रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो A को रिंग के शून्य का भाजक कहते हैं। स्टूडेंट अब देखो यहाँ पे मैं एक रिमार्क की बात करता हूँ, बहुत ही इजी सा है जो बुक में नहीं दे रखा। हमने बात की कि R एक क्रम में रिंग है, क्योंकि R क्रम में रिंग है, ये तो ही, तो इसका मतलब जब A डॉट B का मान जीरो होगा तो B डॉट A का मान भी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन से क्या हो जाएगा, B को रिंग के शून्य का भाजक कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन आने पे B को रिंग का शून्य का भाजक कहेंगे और ये कंडीशन आने पे A को, इसका मतलब क्या हो गया, अतः A व B शून्य के भाजक है। तो स्टूडेंट ये शून्य के भाजक हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये शून्य के भाजक की डेफिनेशन होगी और उसके A और B दोनों एलिमेंट होंगे वो शून्य के भाजक कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं। अब बात करते हैं इस पे आधारित कोई एग्जांपल लेते हैं कि वो किस प्रकार से होगा, किस तरह आपने जो डेफिनेशन लगाई है वो किस प्रकार। तो हम बात करते हैं एक्सप्लेन करके, एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसके लिए। तो अब देखो हम शून्य के भाजक का एक एग्जांपल लेते हैं, किस प्रकार लेते हैं स्टूडेंट। तो हमें एक रिंग दी गई है, रिंग एग्जांपल ले रहा हूं स्टूडेंट। हाँ, तो रिंग किस प्रकार है, तो हमें एक रिंग दी गई है जिसमें 0 1 2
3 4 5। यहाँ पे हमें +6 और क्रॉस 6 एलिमेंट दिए हैं, तो इसके लिए हमें देखना है कि शून्य के भाजक है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, मैं एलिमेंट लेता हूँ, 2 आपका पास 0 नहीं है, क्रॉस 6 3, तो इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा 2 × 3 6 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या आ रहा है 0, यानी कि दोनों 0 नहीं है फिर भी मल्टीपल इनका 0 आ रहा है। इसी प्रकार देखो, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, फिर 3 6 4, तो 3 4 जा 12, 12 में 6 का डिवाइड किया तो अपने पास रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब देखो 3 अवयव अपने को मिल गए, तो हम लिख सकते हैं आता है 2 3 4 रिंग ए शून्य के भाजक है। तो स्टूडेंट ये इस प्रकार से शून्य के भाजक हो जाते हैं। तो 2 और 3 4 इसमें इस प्रकार अपने शून्य के भाजक मिल सकते हैं स्टूडेंट। तो इस प्रकार से कोई भी 0 नहीं होते हुए भी यदि उनका आंसर 0 आ रहा है तो वो शून्य के भाजक है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट कि शून्य के भाजक और शून्य के भाजक सहित या रहित वलय क्या होती है। तो डेफिनेशन मेरे हिसाब से स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा। अपन एक एग्जांपल अपन मैट्रिक्स के रूप में भी लेके देख लेते हैं। देखो कई बार मैट्रिक्स में ये ज्यादा कंडीशन आती है अपने पास। तो देखो किस प्रकार आ रही है, तो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं 1 0 0 0। देखो ये 0 मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि 0 मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 चाहिए। तो B 0 1 0, तो इनका लेकिन इसलिए A डॉट B आंसर करते हो आप देखो 1 0 0 0, ये हो जाएगा 0 0 0 1। तो स्टूडेंट देखो इसका आंसर क्या आ रहा है 0 0 0। तो इसका मतलब A और B है उनका आंसर 0, यानी कि यहाँ A और B मैट्रिक्स है तो किसी मैट्रिक्स के समुच्चय के ये शून्य के भाजक है स्टूडेंट। ये B भी है तो इनका रिवर्स भी होगा, तो ये अपने पास शून्य के भाजक हो जाएंगे। तो ये तो बात हुई शून्य के भाजकों की, शून्य के भाजक किस प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट शून्य के भाजकों रहित वलय। तो शून्य के विदाउट जीरो इंटीजर डिवाइजर क्या हो जाएगा रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, यानी कि शून्य के भाजकों के विदाउट है ये अपने पास। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट, बहुत बार पूछी जाती है। तो कोई वलय R शून्य के भाजकों रहित वलय, शून्य के भाजकों रहित वलय कहलाता है यदि कहलाता है यदि R में शून्य के भाजक विद्यमान न। इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात अपने पास दो एलिमेंट ए बी है और उनका आंसर 0 है, अर्थात कोई अपने पास ए और बी आर के अवयव होंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगा, मैं इनको ध्यान दूं ए और बी बिलोंग्स टू आर। तो इनका आंसर यदि 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो ए 0 है या फिर बी 0 है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट 0 होने पे इनका आंसर 0 आ रहा है, अन्यथा 0 नहीं आ रहा है। तो ये शून्य के भाजक रहित वलय होगा स्टूडेंट। दोनों भी 0 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, तो ऑफिशियली 0 ही आएगा ऑब्वियसली। लेकिन एक एलिमेंट 0 है तो आंसर 0 आ सकता है, लेकिन दोनों एलिमेंट 0 नहीं है तो आंसर
आंसर भी आपका 0 नहीं आएगा। तो आपकी वैल्यू होगी वो शून्य के भाजकों रहित वैल्यू होगी। अब बात करते हैं दूसरी, शून्य के भाजकों सहित वैल्यू। ये हो जाएगा रिंग विद 0 डिवाइजर। तो यहाँ पे शून्य के भाजक सहित वैल्यू हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कोई वैल्यू आर शून्य के भाजकों सहित वैल्यू कहलाता है यदि यहाँ स्टूडेंट वैल्यू हो जाएगा या आर हो जाएगा आर में। तो यदि आर में शून्य के भाजक विद्यमान हो, अर्थात दैट इज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, शून्य के भाजक विद्यमान अर्थात हो जाएंगे तो ए और बी आर के अवयव है। तो यहाँ पे ए डॉट बी का मान 0 हो रहा है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे और ए का मान नॉट इक्वल टू 0, बी का मान नॉट इक्वल टू 0, फिर भी ए डॉट बी दोनों का मल्टीपल है वो 0 आ रहा है। तो ये शून्य के भाजक सहित वाले हो जाएगा। यानी आर के अंदर कोई दो एलिमेंट है जो 0 नहीं है, फिर भी आंसर उसका मल्टीपल में आंसर उसका 0 आ रहा है। तो वो जो रिंग होगी वो 0 के या शून्य के भाजक सहित वाले हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये दोनों डेफिनेशन है, एक भाजक रहित एक भाजक सहित। दोनों 0 है या दोनों में से एक 0 है फिर आंसर 0 हो रहा है तो वो भाजक रहित होगी, और दोनों नॉन 0 है फिर भी मल्टीपल 0 है तो वो भाजक है सहित, शून्य के भाजक सहित हो जाएगी स्टूडेंट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको ध्यान से देखना है। अब बात करते हैं हम इनसे रिलेटेड नेक्स्ट नियम की। अब बात करते हैं नियर्सन कैंसिलेशन लॉ की, कि अपने पास कोई दे रखी है। तो यहाँ पे एक थ्योरम दे रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ जाती है स्टूडेंट। तो देखो क्या है, कोई वलय आर शून्य भाजक रहित विदाउट 0 डिवाइजर रहित है। तो इसका मतलब है यदि भी, यानी इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि आर में नियर्सन नियम सत्य है। इंग्लिश में स्टूडेंट, द ए रिंग R is without 0 divisor if and only if the cancellation law holds in R। तो इसका मतलब इसमें ये सत्य हो जाएगा स्टूडेंट। तो हमें देखना है कि R में, तो एक बार हम करेंगे ये शून्य भाजक रहित है तो R में नियर्सन नियम सेटिस्फाई हो रहा है। फिर हम करेंगे नियर्सन नियम सत्य है तो वो R 0 डिवाइजर विदाउट है। तो विदाउट 0 डिवाइजर करने के लिए क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट, हम पहले लेते हैं पहला नेसेसरी कंडीशन, इसको प्रूव करते समय। तो नेसेसरी कंडीशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, देखो बहुत ही इजी है। तो माना वलय आर शून्य भाजक रहित वलय, तो शून्य भाजक रहित है। तो इसके लिए क्या होगा, तो हम इसके लिए 3 एलिमेंट ले लेते हैं। यदि ए बी और सी, तो नियर्सन नियम 3 नियमों से होता है जिनसे ये कर सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो आर ऐसे अवयव हैं कि अपने पास अवयव इस प्रकार के हैं कि ए आपका 0 नहीं है, फिर ए बी है वो ए सी के इक्वल है। तो हमें कैंसिलेशन लॉ लगाना है
लेफ्ट साइड का और राइट साइड का प्रूव करना है कि ए कैंसिल होता है, लेकिन ये होता कैसे? अब हम छोटी क्लासों में आए हैं कि ए बी बराबर ए सी होता है, तो ए से ए को कैंसिल कर देते हैं, परंतु ये क्यों करते हैं, क्या लॉजिक है इसका? तो ये लॉजिक देखो अभी देखते हैं अपन किस प्रकार से करते हैं। तो अब ए बी बराबर ए सी लेता हूँ, स्टूडेंट देखो ध्यान से देखना, ए बी बराबर ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू ए सी माइनस ए सी। तो इस प्रकार से आ गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो माइनस का आ रहा है, तो हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा सकते हैं, जैसे अभी हमने प्रूव करके आए थे इससे पहले वाले थ्योरम में। तो ए बी माइनस सी इक्वल टू 0। अब ए 0 नहीं है, इसका मतलब वो 0 डिवाइजर हो सकता है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, b माइनस सी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि ये a 0 नहीं है, शून्य भाजक रहित है। तो शून्य भाजक रहित है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो एलिमेंट है उनका मल्टीपल 0 हो रहा था, उनमें से कोई ना कोई एक अवयव पक्का ही 0 होगा, अन्यथा वो 0 डिवाइजर सही हो जाता है, विद हो जाता है। तो इसका मतलब ये और ये दो एलिमेंट थे, इनका मल्टीपल 0 था, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक 0 था। तो इसका मतलब ए हमने शुरुआत में लिखा कि 0 नहीं है, तो ये आ गया। अब ये अपने पास आ गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू सी। तो अपने पास अब इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, क्या सिद्ध किया जा सकता है स्टूडेंट, कि a 0 नहीं है, फिर ba बराबर ये हो, तो ये b बराबर c होगा, यानी कि राइट कैंसिलेशन हो, ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा, तो इसका मतलब ये दोनों होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः r शून्य भाजक रहित वाले है। तो इसका मतलब क्या हो गया, R में न्यूटन नियम सत्य या लागू। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात रही इसकी वापस जो सफिशिएंट कंडीशन है, इसका प्रतिलोम है, कन्वर्जन है, वो सिद्ध करना है। इस बार हम इस R को न्यूटन नियम लागू मानेंगे और इसको बाधक रहित लेके आएंगे। तो देखो किस प्रकार लेके आते हैं। तो स्टूडेंट में किसी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, या जहां तक संभव आप पेपर और पेन साथ में रखिए और नोट करते जाइए। स्टूडेंट कहीं भी नहीं समझ में आता है या मैं थोड़ा स्पीड से चलता हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो यहाँ से फिर हम देखो इसका नेक्स्ट करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। तो कन्वर्जन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, को ध्यान से देखना, यहाँ पे हम इसको मान लेंगे, तो माना वाले R में न्यूटन नियम सत्य या लागू है स्टूडेंट। तो यदि A बिलोंग्स टू R तथा A है वो 0 नहीं है, और तो हमें देखना है कि इसमें न्यूटन नियम लागू होता है या नहीं होता है। तो A डॉट B यदि अपने पास 0 होता है, स्टूडेंट A डॉट B यदि 0 होता है, तो हम देखो इसको किस प्रकार करते हैं, ये हो जाता है। तो A डॉट B को मैं लिख सकता हूँ A डॉट 0 लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम प्रूव करते हैं एक थ्योरम में A डॉट 0 होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे हम देखो A से A को लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, B बराबर 0। तो हमने लिख दिया न्यूटन नियम से, क्योंकि न्यूटन नियम R में लागू है, तो न्यूटन नियम से। तो ये अपने पास आ गया। इसी प्रकार यदि B बिलोंग्स टू R तथा B नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, A डॉट B 0
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू, अब हमें बी नॉट इक्वल टू 0 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट ए डॉट, तो यहाँ पे हमने पहले भी सिर्फ किया 0 एलिमेंट से किसी को लेफ्ट और राइट में गुणा करा दो, आंसर 0 आता है, हमने एक थ्योरम की थी आज। तो यहाँ पे देखो फिर कैंसिलेशन लो राइट हैंड साइड से, तो a इक्वल टू 0, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड से हमने नेशन नियम लगा दिया। तो स्टूडेंट देखो यहाँ दोनों तरफ से क्या हो गया, आता है a और b दोनों एलिमेंट r के हैं, इसका मतलब a डॉट b 0 है, तो यहाँ पे या तो a एक स्थिति में अपने पास a 0 आता है या फिर b 0 आता है, तो ये दोनों में से 0 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि शून्य भाजक रहित हो गया, यानी कि दोनों 0 हैं तो ही संभव है, अन्यथा नहीं है। तो हम लिख सकते हैं अतः R में नेशन नियम सत्य है, इसका मतलब R शून्य भाजक रहित। तो ये हो गया एक दूसरे का उल्टा स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं कि कोई भले R में शून्य भाजक रहित है यदि वो R में नेशन नियम सत्य है, तो ये हमने दोनों प्रूव कर दिए। इसी प्रकार हेंस प्रूव्ड, तो हम इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इससे अगली डेफिनेशन है वो इंटीग्रल डोमेन की है, पूर्णांक है, तो देखो किस प्रकार से होगा। अब देखो स्टूडेंट अगले टॉपिक की बात करते हैं, बहुत इजी सा टॉपिक है, इंटीग्रल डोमेन यानी कि पूर्णांकीय प्रांत। स्टूडेंट कई बार इस टॉपिक से सवाल पक्का पूछे जाते हैं, कई बार स्टेप बाय स्टेप से, यानी कि इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, तो यहाँ पे सीधी सी डेफिनेशन है कि कोई रिंग आर एक पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है, पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है यदि यह एक क्रमविधि में तत्व की रिंग, या हम इसको वलय कर सकते हैं, तथा शून्य भाजक रहित वलय हो। तो स्टूडेंट क्या हो गया, इसका मतलब कि आपके पास कोई एक रिंग है, उसमें मल्टीपल जो ऑपरेशन है गुणा संक्रिया उसका तत्समक विद्यमान है, गुणा संक्रिया क्रम में है, तथा शून्य के भाजक रहित वो वलय है, तो वो वलय क्या कहलाएगी, एक पूर्णांकीय प्रांत कहलाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो तीन कंडीशन एक वलय में जुड़ गई, यदि एक वलय पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है तो क्या कहलाएगी, तो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, देखो इसकी पहली कंडीशन हो गई कि आपके पास जो R है क्रम विनिमय वलय है। दूसरी कंडीशन अपने यहाँ हो गई R तत्सम की वलय है। देखो वलय का नाम आते ही पहले वलय वाली गुण आ गए स्टूडेंट। अब बात कर रहे हैं इनमें कौन कौन से एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तीसरा R शून्य भाजक रहित वलय, तो ये तीनों कंडीशन हो जाती है तो आपके पास पूर्णांकीय प्रांत, कहने का मतलब एक आईडी प्राप्त है, इंटीग्रल डोमेन प्राप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये अपने पास तीन कंडीशन एक वलय के अंदर एक्स्ट्रा होनी चाहिए। एक नॉर्मल वलय है, तो नॉर्मल वलय क्या होती है कि उसमें पहली संख्या जो प्लस की है उसके लिए आपेलिक ग्रुप हो, दूसरी संख्या के लिए वो सामयिक ग्रुप हो, और तीसरी कंडीशन होती है उसमें बंधनता लागू हो।
अब वो कह रहा है कि क्रमविधि में हो, इसका मतलब गुणन संक्रिया वो क्रमविधि में हो। वो कह रहा है कि तत्सम के बले हो, इसका मतलब गुणन संक्रिया का तत्सम वहां विद्यमान हो। और तीसरा कह रहा है कि शून्य भाजक रहित बले हो। तो शून्य भाजक रहित बले स्टूडेंट, तो शून्य भाजक रहित बले करने के लिए अपने जो चाहिए वो बले के लिए करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि ये जो कंडीशंस है पूर्णांक प्रांत में जो कंडीशंस है वो कंडीशन डिस्क्राइब किस प्रकार होगी, उनकी विवेचना किस प्रकार होगी कि हमें कोई प्रश्न दे दिया जाए तो कौन कौन सी कंडीशन उसके लिए सेटिस्फाई करना है स्टूडेंट। तो सेटिस्फाई करने के लिए देखो इसको विस्तार से हम अध्ययन करते हैं इस डेफिनेशन का। देखो परीक्षा के अंदर आपको इतनी डेफिनेशन लिखनी है, 1 नंबर के लिए इतना ही लिखना है। लेकिन जब एग्जाम्पल जो 6 नंबर का सवाल आता है, 4 नंबर का आता है, या 8 नंबर का है, या 12 नंबर का है, तो वो सवाल किस प्रकार से करना होता है, उसको सिद्ध करने में कौन कौन से स्टेप का ध्यान रखना होता है, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे उनकी। तो देखो कोई बीजीय निकाय, कोई बीजीय निकाय अपने पास डी प्लस क्रॉस एक पूर्णांकीय प्रांत यानी कि इंटीग्रल डोमेन कहलाता है। यदि कौन कौन से गुण होने चाहिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो पहला गुण है मैं इंटीग्रल डोमेन, वहां हमने रिंग के लिए 1 लिया था पहली कंडीशन, तो मैं यहाँ इंटीग्रल डोमेन के लिए लेता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे भी ध्यान रखना है आपको। तो इंटीग्रल डोमेन है, तो इंटीग्रल डोमेन में पहला डी और प्लस के लिए ठीक है आबेली, क्योंकि डी एक पहले वाले भी होना चाहिए, वो आबेली ग्रुप है या सामी समूह है। तो आबेली ग्रुप के लिए स्टूडेंट्स पहली संक्रिया प्लस के लिए पहली कंडीशन होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, शास्त्रीयता। तो शास्त्रीयता में कितने अवयव चाहिए स्टूडेंट्स, प्लस के लिए है तो a प्लस बी प्लस का c इक्वल टू a प्लस बी प्लस c, जहाँ पे ये तीनों अवयव जो होंगे वो अपने इसके d के एलिमेंट होने चाहिए स्टूडेंट। फिर बात आती है सेकंड कंडीशन, फर्स्ट ऑपरेशन की सेकंड कंडीशन जिसको हम जीरो एलिमेंट भी कहते हैं या योज्य तत्सम कह सकते हो, शून्य अवयव। तो इसके अनुसार यहाँ पे अपने पास एक शून्य अवयव होना चाहिए। तो शून्य अवयव क्या होता है, जीरो लेके चलते हैं, तो a प्लस जीरो इक्वल टू a इक्वल टू जीरो प्लस a, प्रत्येक a अवयव के लिए होना चाहिए d के। फिर बात आती है थर्ड कंडीशन, पहली की थर्ड कंडीशन, पहली संक्रिया की थर्ड कंडीशन है प्रतिलोम इनवर्स एलिमेंट या प्रतिलोम अवयव। तो प्रतिलोम अवयव प्रत्येक a belongs to d के लिए there exists minus a belongs to d, इस प्रकार है सच दैट किस प्रकार होता है स्टूडेंट कि माइनस a प्लस a, जीरो एलिमेंट इक्वल टू a प्लस माइनस का a, तो ये जीरो एलिमेंट ही रहना चाहिए हर स्थिति में। फिर बात आती है फर्स्ट ऑपरेशन की फोर्थ कंडीशन यानी कि क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमयता क्या होती है स्टूडेंट, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, जहाँ पे a और b दोनों एलिमेंट किसके होने चाहिए, d के होने चाहिए। तो स्टूडेंट ये अपने पास पहले आबेली ग्रुप के लिए होती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, अब इस बार आई दी टू कंडीशन, सेकंड कंडीशन इंटीग्रल डोमेन की सेकंड कंडीशन, वो क्या होना चाहिए, डी क्रॉस संख्या के लिए साम्य तो होना चाहिए, तत्समक भी होना चाहिए और क्रम विनिमय भी होना चाहिए। तो तत्समक है हम उसको लिख सकते हैं इकाई, इकाई एलिमेंट होगा तत्समक, तो इकाई सहित सेमी, और क्रम विनिमय का लगा हुआ है इसका मतलब आबेली, तो सेमी आबेली ग्रुप। तो इसका मतलब इसमें तीन कंडीशन नाम में आ गई, इकाई सहित सेमी या सामी आबेली ग्रुप है। तो इसके अनुसार सेकंड संक्रिया की पहली अपने पास होती है शास्त्रीयता एसोसिएटिविटी,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जहाँ पे तीनों एलिमेंट ए बी और सी इसके होने चाहिए, डी के होने चाहिए। फिर बात है सेकंड कंडीशन की, सेकंड ऑपरेशन की सेकंड कंडीशन, इकाई अवयव या गुणात्मक तत्समक, तो इकाई अवयव उसको जीरो एलिमेंट कहते हैं योज्य तत्समक को, तो यहाँ पे इसको इकाई अवयव, तो इसके लिए अपने पास कोई इकाई अवयव ई विद्यमान होना चाहिए। इस प्रकार ई क्रॉस ई ए या ई क्रॉस एवरी एलिमेंट ऑफ। फिर बात आती है दूसरे की थर्ड कंडीशन, यानी कि क्रम विनिमय होनी चाहिए, यानी कि क्रम विनिमयता, गुणात्मक प्रक्रिया है वो आपकी क्रम विनिमयता होनी चाहिए। तो क्रम विनिमयता के लिए हमें 2 एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, जहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हो, तो इस प्रकार से ये अपने पास हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये अपने पास सेकंड कंडीशन आ जाती है। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन, आई डी थर्ड। तो आई डी थर्ड होती है अपने पास बंटनता। तो स्टूडेंट बंटनता लागू हो तो वो बंटनता किस प्रकार होती है, तो मैं यहाँ पे देखो डिस्क्राइब कर देता हूँ फटाफट। बंटनता में 3 1 लेफ्ट हैंड की बंटनता ए क्रॉस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। आई की सेकंड कंडीशन, राइट हैंड की बंटनता बी प्लस सी क्रॉस ए, तो ये हो जाएगा बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हो जाएगा। फिर हमारे पास एक कंडीशन और बचती है, तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन हो जाएगी स्टूडेंट, आई डी 4 डी शून्य भाजक रहित वाले। तो डी शून्य भाजक है तो कोई 2 एलिमेंट होंगे डी के, वो इस प्रकार होंगे ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हो जाएगा ए 0 या फिर बी 0, यानी कि ये दोनों 0 होंगे तो ये 0 संभव है, अन्यथा नहीं है। तो ये कंडीशन अपने ये प्रतिबंध लागू हो जाएंगे तो डी प्लस क्रॉस एक अपने पास पूर्णांक प्रांत हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये तो ये आज की इस क्लास की बात हमने रिंग की, उससे रिलेटेड थ्योरम्स की, हमने पूर्णांक प्रांत की डेफिनेशन को समझा। अब इससे रिलेटेड थ्योरम्स और क्वेश्चन हम अगली नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।